हाय एवरीवन। आज के वीडियो में साइकोलॉजी पेपर 2 का यूनिट 7 के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आज के वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। तो पूरी एनर्जी के साथ आप लोग बने रहना। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने में, बस मुझे इतना पता है कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस पूरी एनर्जी के साथ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए, अभी तक अगर आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया तो जो भी आपको मैं गाइड करूंगा, बस अगर आप उतना कर लेते हो, यकीन मानो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 12 जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको जो भी अभी टॉप 100 टॉप 60 टॉपिक वाइज जितने भी आपको वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं, उस सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा 300 के अंदर। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, आप यहाँ पर आप देख सकते हो। मेंटल ऑटिज्म डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, सोमाटोफॉर्म जो कि पिछली बार एग्जाम में काफ़ी पूछे गए थे। ये सारे टॉपिक हैं यूनिट 7 के। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश हमने करी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता का सबसे आम कारण कौन सा है? पहला ऑप्शन है जेनेटिक विकार, दुर्घटना, खराब पोषण, या ऑप्शन डी है पर्यावरणीय कारण। थोड़ा सा हम स्पीड करेंगे क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करने और हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक मंदता का निदान आमतौर पर किसके आधार पर किया जाता है? आईक्यू टेस्ट, शारीरिक परीक्षण, व्यवहार का अवलोकन, या ऑप्शन डी है सामाजिक कौशल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानसिक मांद्यता का वर्गीकरण किस आईक्यू स्तर पर आधारित होता है? 70 से कम, 85 से कम, 100 से कम, या ऑप्शन डी है 115 से कम। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मानसिक मांद्यता के कुल कितने स्तर होते हैं? 2, 4, 6, या ऑप्शन डी है 8। याद रखना आईक्यू के मुख्य स्तर आपके 4 होते हैं, ऑप्शन बी। मानसिक मंदता का सबसे हल्का स्तर कौन सा है? गंभीर, मध्यम, गहरा, या ऑप्शन डी है मृदु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मिल्डो। मानसिक मंदता के गंभीर स्तर का आईक्यू स्तर क्या होता है? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हैं, इसलिए ऐसे सवाल को हमने काफ़ी ज़्यादा इस पैटर्न रखा हुआ है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 20 से 34। मानसिक मंदता का प्राथमिक लक्षण किसे माना जाता है? उच्च आईक्यू, सीखने में कठिनाई, शारीरिक विकलांगता, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक समस्याएं। मानसिक मंदता में निदान में किस कौशल की कमी को देखा जाता है? भाषा कौशल, शारीरिक कौशल, संज्ञानात्मक, या ऑप्शन डी है सामाजिक अनुकूलन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मानसिक मंदता के कारण बनने वाले सबसे सामान्य जैविक कारक कौन सा है? पर्यावरण प्रदूषण, मात्र शराब का सेवन, या ऑप्शन सी है आनुवंशिक विकार, या ऑप्शन डी पोषण की कमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक आवश्यकता, चिकित्सीय सहायता, सामाजिक समर्थन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आप जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा क्योंकि हमने यूनिट 7 के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स के पहले टॉप 20 टॉप 10 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन का आगे बढ़ोगे आपको सारे टॉपिक से टॉप 20 टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अगर आप चाहते हो यूनिट 7 के सारे टॉपिक्स को कवर करना। तो
क्वेश्चन नंबर 11 है, मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए सबसे शैक्षिक कार्यक्रम कौन सा है? सामान्य कक्षाएं, विशेष, ऑनलाइन या ऑप्शन डी है घर पे शिक्षा। याद रखिएगा, जो विशेष कक्षा होता है, जो स्पेशल एजुकेशन होता है, ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो काफ़ी मानसिक वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशल एजुकेशन। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। मानसिक मान्यता का आनुवंशिक परीक्षण किस समय पर किया जा सकता है? जन्म के बाद, जन्म से पहले या वयस्कता में, या ऑप्शन डी कोई इसका विशेष समय नहीं है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रीनेंटल। मानसिक मान्यता के लिए सबसे इफेक्टिव प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या है? व्यवहार चिकित्सा, चिकित्सा हस्तक्षेप, या ऑप्शन सी है शैक्षिक हस्तक्षेप, या ऑप्शन डी आहार हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना क्योंकि सिंड्रोम से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा सिंड्रोम मानसिक मंदता से संबंधित है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लाइनफेल्टर, या ऑप्शन डी है एल्जेन सिंड्रोम। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानसिक मंदता की रोकथाम में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? टीकाकरण का, जेनेटिक काउंसलिंग, सही पोषण, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। और आप लोग बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बहुत सारे आप लोग इधर उधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास कंटेंट है, फिलहाल उस सारे कंटेंट को आप लोग रिवाइज कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो एक बार उससे सारे कंटेंट को रिविजन जरूर कर लेना। ऐसा ना हो कि आप नया पढ़ने के चक्कर में पिछले वाले भूल जाओ। इसलिए मैंने आपको ओवरऑल मेरी कोशिश है कि हर यूनिट से टॉप 100 क्वेश्चन कराने की। तो अगले वीडियो किस यूनिट से आप देखना चाहते हो, वीडियो खत्म होने के बाद आप उस यूनिट का नाम मुझे बस मेंशन कर देना कि किस यूनिट से आप अगला वीडियो देखना चाहते हो। उस यूनिट से जितने भी टॉप 100 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपका रिवीजन हो सके, इसलिए मैंने यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस हो सके, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर हो सकता है प्रैक्टिस के लिए। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने खुद की अपनी तैयारी की थी, उस बेसिस पे मैं आपको तैयारी कराता हूँ कि जिससे मेरी किसी और टीचर से मैं उम्मीद करता था कि कोई मुझे ऐसे पढ़ाए तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है और जो मेरी चाहत होती थी टीचरों से, उस बेस पे मैं आपको करा रहा हूँ कि यूनिट वाइज अगर टॉप 100 क्वेश्चन कराया जाए, तो सारे यूनिट से आपका सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे काफ़ी कम समय में, और आप एक अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आप लोग सारे लोग अगर वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में टाइप करना किस अगले वीडियो में कौन सा यूनिट पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसिक और अनुकूलन कार्यों में कमी। मानसिक मंदता में किस प्रकार के विकासात्मक विकार शामिल होते हैं? संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। और आप लोग ट्राई करना सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अभी भी अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे इसको लोगे, सारे लोग कमेंट करोगे, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आप टॉप 100 में कितना स्कोर कर पा रहे हो। जैसे कि स्टेट में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइकोलॉजी से, तो आपको एक आइडिया लग पाएगा कि आपका कितना टॉप 100 में कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। मानसिक मंदता के कारण बच्चों में कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो भी मानसिक मंदता बच्चे होते हैं, उनके अंदर स्कूलों में कठिनाई, सामाजिक बातचीत में समस्याएं और आत्मनिर्भरता की कमी, ये तीनों रीजन उनके बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानसिक मंदता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा उपचार दृष्टिकोण से कौन है? औषधीय उपचार, शैक्षिक और व्यवहारिक आक्षेप, सर्जिकल उपचार, या ऑप्शन डी है केवल मनोवैज्ञानिक उपचार। तो जहां भी केवल वर्ड देखे पहले आंख बंद करके उसे कट कर देना, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानसिक मंदता की पहचान करने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रक्त परीक्षण, दृष्टि परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, या ऑप्शन डी है हृदय परीक्षण।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप भी क्वेश्चन टिक आउट करना और आपको बताना है कि एएसडी का प्रमुख लक्षण क्या है। सबसे पहले आपको तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना कि एएसडी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो एएसडी का फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है आपको ये बताना है। यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो गया है और यहाँ से नया टॉपिक से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। पहला ऑप्शन है अधिक बोलना, सामाजिक संवाद में कठिनाई, उच्च बोधमिता, या ऑप्शन डी है शारीरिक विकलांगता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का निदान सामान्यतः किस आयु में किया जाता है। यह सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, 2 से 4, 5 से 7, या ऑप्शन डी है 8 से 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक सामान्य लक्षण क्या है। तो याद रखना क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी विशेष विषय में अत्यधिक रुचि का एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक लक्षण माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चों का एक इंटरेस्ट होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बच्चे क्रिकेट खेलना काफ़ी फोकस करते हैं, किसी को मैथ बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अत्यधिक रुचि एक डिसऑर्डर के लक्षण माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एएसडी वाले बच्चों में अक्सर क्या देखा जाता है। समय पर बोलना शुरू करना, अन्य बच्चों के साथ आसानी से घुलना मिलना, रुचियों और गतिविधियों का संकोचित दायरा, या ऑप्शन डी है सामान्य शारीरिक विकास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के उपचार में कौन सी विधि प्रमुख होती है। होम्योपैथी, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, एंटीबायोटिक, या ऑप्शन डी है सर्जरी। तो याद रखिएगा जो भी एएसडी के उपचार से ग्रसित होते हैं उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ऑटिज्म के इलाज में कौन सा दृष्टिकोण सबसे इफेक्टिव माना जाता है। एकल चिकित्सा दृष्टिकोण, बहुआयामी दृष्टिकोण, केवल दवाइयों का उपयोग, या ऑप्शन डी है केवल शारीरिक व्यायाम। क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एएसडी का प्रमुख कारण क्या माना जाता है। माता पिता की शिक्षा, टीके, आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक, या ऑप्शन डी है पोषण की कमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑटिज्म के लक्षणों में क्या शामिल नहीं होता है। सामाजिक में बातचीत में कठिनाई, दोहराव के व्यवहार, उच्च सामाजिक कौशल, या ऑप्शन डी है संचार में कठिनाई। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। एएसडी से प्रभावित व्यक्तियों में कौन सा व्यवहार सामान्य हो सकता है। परिवर्तन के प्रति अत्यधिक लचीलापन, नियमित में बदलाव के प्रति संवेदनशीलता, अधिक सामाजिक मेलजोल, या ऑप्शन डी है सरल कार्यों में रुचि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एएसडी वाले बच्चों में किस प्रकार की चिकित्सा काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। खेल चिकित्सा, सीबीटी, सर्जिकल चिकित्सा, या ऑप्शन डी है होम्योपैथिक चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, जिसे आप सीबीटी के नाम से जानते हैं। एएसडी वाले बच्चों के लिए सामाजिक कौशल को सुधारने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है। समूह चिकित्सा, एकल खेल, पारिवारिक चिकित्सा, या ऑप्शन डी है संगीत चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एएसडी वाले बच्चों में संवेदी समस्याएं सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं। उच्च संवेदनशीलता, सामान्य, कम, या ऑप्शन डी है कोई भी समस्या नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का निदान कौन करता है। क्या वो टीचर करता है, मनोचिकित्सक करता है, सर्जन करता है, या ऑप्शन डी पोषण विशेषज्ञ करता है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कोई भी अगर आपका डिसऑर्डर है कभी भी वो टीचर सुधार उसका नहीं कर सकता। शिक्षा का काम है पढ़ाना, ना कि आपके डिसऑर्डर का कोई निदान करना।
डिसऑर्डर कोई भी हो, आपका निदान करने के लिए मनोचिकित्सा सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है। ऑप्शन बी। एएसडी का इलाज करने के लिए किस प्रकार का चिकित्सा सबसे अधिक उपयोगी होता है? संगीत, आर्ट थेरेपी, व्यवसायिक चिकित्सा या ऑप्शन डी कोई भी चिकित्सा नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एएसडी वाले बच्चों में दोहरावदार व्यवहार का क्या अर्थ होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एएसडी के प्रबंधन में कौन सी शिक्षा विधि मददगार हो सकती है? क्या प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा या स्ट्रक्चर टीचिंग, पारंपरिक कक्षा शिक्षण या ऑप्शन डी है इनफॉर्मल शिक्षा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने अदर स्टेट से उठाए भी हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना क्योंकि हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कह सकता आप इस क्वेश्चन को स्किप करो, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 37 है, एएसटी वाले बच्चों में आमतौर पर किन विषयों में उत्कृष्ट हो सकते हैं? गणित, विज्ञान, कला और संगीत, खेल और शारीरिक शिक्षा या ऑप्शन डी सभी विषयों में औसत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गणित और विज्ञान। एएसडी के निदान के लिए किस प्रकार के परीक्षण विधि का उपयोग होता है? शारीरिक परीक्षण, रक्त परीक्षण, व्यवहारिक अवलोकन या ऑप्शन डी है एमआरआई स्कैन? तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एएसडी के बच्चों के लिए कौन सा सहायक उपकरण मददगार हो सकता है? व्हीलचेयर, संचार बोर्ड या उपकरण, श्रवण यंत्र या ऑप्शन डी है दृष्टि सुधारक उपकरण? क्वेश्चन नंबर 40, एएसडी वाले बच्चों के लिए शिक्षा में कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव है? पहला ऑप्शन है आईईपी, सामान्य कक्षा शिक्षण, होम स्कूलिंग या ऑप्शन डी है केवल खेल आधारित शिक्षा? क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, आपको बताना है कि एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने कल के वीडियो में इसका फुल फॉर्म आपको बताया हुआ है। अगर आपने कल का वीडियो देखा है फिर भी आप गलती कर रहे हो, यकीन मानो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि आप ऐसा करोगे जो आपको कराए जाते हैं अगर आप उसे भूल जाओगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी। एडीएचडी के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था कि एडीएचडी के टोटल 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन सी। एडीएचडी लक्षण में किस उम्र में अधिकतर दिखते हैं? 2 से 3 साल, 4 से 6, 7 से 12 या ऑप्शन डी है 13 से 18? एडीएचडी के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में एनसीईआरटी के वीडियो में आपको कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो कि एडीएचडी क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, काफ़ी मैंने डिटेल में वीडियो कराया हुआ है। आपको बताना है कि जो ये लक्षण है एडीएचडी का किस उम्र में सबसे ज़्यादा दिखता है। तो याद रखना 7 से 12 साल की एज में, और इस क्वेश्चन को आप पीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44, एडीएचडी का एक प्रमुख लक्षण क्या है? ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अत्यधिक नींद, अत्यधिक भूख या ऑप्शन डी है ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई? तो जो भी ऐसे इंसान जो एडीएचडी से ग्रसित होते हैं उनको ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एडीएचडी निदान करने के लिए किस प्रकार का विशेषज्ञ को सलाह लेना चाहिए? तो याद रखिएगा जो भी एडीएचडी से ग्रसित हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनोवैज्ञानिक सलाह लेना, ऑप्शन बी।
एडीएचडी से इफेक्टिव बच्चों में कौन सा व्यवहार आम है? अत्यधिक शांत रहना, बैठने में कठिनाई, अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना या ऑप्शन डी है सामाजिकता से दूरी बनाना। तो याद रखिएगा, उनको ध्यान एकत्रित करने में कठिनाई होती है, बैठने में कठिनाई होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एडीएचडी का इलाज किस प्रकार किया जा सकता है? सिर्फ दवाइयों से, थेरेपी से, दवाई और थेरेपी दोनों से, या सिर्फ ऑप्शन डी है केवल आहार परिवर्तन से। याद रखिएगा, जो भी ऐसे लोग जो ग्रसित हैं एडीएचडी से, उनके लिए दवाई और थेरेपी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर उनके अंदर सुधार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सी दवा एडीएचडी इलाज में उपयोग की जाती है? आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा दवा एडीएचडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्फेटामाइन, ऑप्शन ए। एडीएचडी में इफेक्टिव बच्चों को स्कूल में किस प्रकार की समस्या हो सकती है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, उनको स्कूलों में एकेडमिक प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है, सामाजिक संबंध बनाने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आपको बताना है कि एडीएचडी में कौन सी थेरेपी उपयोग हो सकता है? पहला ऑप्शन है व्यायाम थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, संगीत थेरेपी, या ऑप्शन डी है कला थेरेपी। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, जिसे आप सीबीटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते 100 क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ कम से कम जितने आप लोग वीडियो देख रहे हो, सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, तभी अगले वीडियो में आप लोग के लिए अधिक ऊर्जा से, आप लोग के लिए जिस टॉपिक को, जिस यूनिट को आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करोगे, उस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। आपको बताना है कि एडीएचडी का मुख्य कारण क्या माना जाता है? मतलब आपको बताना है कि किस वजह से एडीएचडी होता है आपके अंदर, ये बताना है। क्या वो जेनेटिक फैक्टर है, या एनवायरनमेंट फैक्टर है, या ऑप्शन सी न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर है, या ऑप्शन डी ये सारे ऑप्शन डी। तो एडीएचडी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। एडीएचडी में इफेक्टिव व्यक्तियों में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलित हो सकता है? आपको पता होगा, न्यूरोट्रांसमीटर से मैंने ऑलरेडी आपको टॉप 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आपको बताना है कि एडीएचडी जब रोग होता है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलित हो सकता है, आपको ये बताना है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, या ऑप्शन डी है गाबा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डोपामाइन। क्वेश्चन नंबर 53, एडीएचडी से संबंधित कौन सा लक्षण हमेशा नहीं दिखता है? अति सक्रियता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आवेगपूर्ण व्यवहार, या ऑप्शन डी है अत्यधिक नींद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अत्यधिक नींद। एडीएचडी निदान के लिए कौन सी स्केल उपयोगी हो सकती है? ब्रेन डिप्रेशन इन्वेंट्री, एडीएचडी रेटिंग स्केल, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, या ऑप्शन डी है रोसचार्ड टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एडीएचडी के लिए एक सामान्य इंटरवेंशन नहीं है? व्यवहार थेरेपी, शिक्षण इंटरवेंशन, फिजियोथेरेपी, या ऑप्शन डी है दवा चिकित्सा। तो याद रखिएगा, फिजियोथेरेपी आपको एडीएचडी के लिए कोई भी सामान्य इंटरवेंशन नहीं माना जाता। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। एडीएचडी में पीड़ित बच्चों के किस प्रकार के कक्षा वातावरण में लाभ हो सकता है? तो क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि एडीएचडी में कौन से प्रकार के व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में विशेष समस्या हो सकती है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक एडीएचडी के जोखिम को बढ़ा सकता है?
पहला ऑप्शन है स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद, पर्यावरणीय टॉकिन्स या ऑप्शन डी है नियमित व्यायाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पर्यावरणीय टॉकिन्स। क्वेश्चन नंबर 59, एडीएचडी का प्रमुख लक्षण अति सक्रियता किस प्रकार की प्रस्तुति में अधिक देखा जाता है? तो क्वेश्चन 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका टॉपिक चेंज किया जाएगा। आपको बताना है कि एडीएचडी निदान के लिए DSM-5 के अनुसार लक्षणों की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए? क्या 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या ऑप्शन डी है 12 महीने? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 6 महीने। यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो जाता है। आपको बताना है कि अनुशासन विकार जिसे आप कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, उसका मुख्य लक्षण क्या है? अनुचित व्यवहार, पढ़ाई में रुचि, भावनात्मक स्थिरता या ऑप्शन डी है सामाजिक मेलजोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुचित व्यवहार। कौन सा व्यवहार अनुशासन विकार में शामिल होता है? चोरी, अच्छा प्रदर्शन, मदद करना या ऑप्शन डी है प्रेरणा देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चोरी। अनुशासन विकार में किस उम्र से शुरू हो सकता है? बचपन से, बुढ़ापा से, युवावस्था या ऑप्शन डी है पौरावस्था। तो क्वेश्चन 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, अनुशासन विकार का उपचार किसके माध्यम से किया जा सकता है? शिक्षा से, दवा से, मनोचिकित्सा या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, जिसको भी अनुशासन विकार के लक्षण पड़ जाते हैं उसके लिए शिक्षा, दवा और मनोचिकित्सा ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। कौन सी स्थिति अनुशासन विकार से जुड़ी हो सकती है? पहला ऑप्शन है एडीएचडी, अल्जाइमर, एंग्जाइटी या ऑप्शन डी अवसाद। तो क्वेश्चन 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अनुशासन विकार का निदान किसके द्वारा किया जाता है? चिकित्सक, शिक्षक, माता-पिता या ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन विकार में कौन सी चिकित्सा पद्धति इफेक्टिव हो सकती है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, जिसे आप सीबीटी के नाम से जानते हो। ऑप्शन बी है शल्य चिकित्सा, होम्योपैथी या ऑप्शन डी है आयुर्वेद। तो अनुशासन विकार में जो सबसे इफेक्टिव हो सकता है वो है आपका संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन ए। अनुशासन विकार के बच्चों में किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं? सामाजिक समस्याएं, आर्थिक, पर्यावरणीय या ऑप्शन डी है शारीरिक समस्याएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, सामाजिक समस्याएं। अनुशासन विकार का कारण क्या हो सकता है? अनुवांशिक कारक, पारिवारिक समस्याएं, तांत्रिक मानसिक तनाव या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। अनुशासन विकार के बच्चों को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है? व्यवहारिक सहायता, भावनात्मक समर्थन, शैक्षिक समर्थन या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अनुशासन विकार के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? आग लगाना, चोरी लगाना, झगड़ा करना या ऑप्शन डी है उच्च उच्च आत्मसम्मान। तो क्वेश्चन 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपसे शामिल नहीं है पूछा गया था नेगेटिव। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन विकार के बच्चों में क्या सामान्य रूप से देखने को मिलता है? सकारात्मक सोच, नियमों का पालन, आक्रामकता या ऑप्शन डी है शांत स्वभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अनुशासन विकार का इफेक्टिव किस पर पड़ सकता है? व्यक्तिगत संबंध, शैक्षिक प्रदर्शन, कैरियर या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा क्वेश्चन 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अनुशासन विकार से ग्रस्त बच्चे को किस प्रकार की सहायता प्रणालियों की आवश्यकता हो सकती है? पारिवारिक समर्थन, सामुदायिक संसाधन, चिकित्सीय सहायता या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 75 आपको बताना है कि अनुशासन विकार का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है सद्भावना, नियमों का पालन, सामाजिक कानून का उल्लंघन या ऑप्शन डी है आपका शांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सामाजिक कानून का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि अनुशासन विकार के लिए कौन सी चिकित्सा सबसे इफेक्टिव मानी जाती है? समूह चिकित्सा, व्यक्तिगत, पारिवारिक या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा बिहार स्टेट ने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माना था ऑल ऑफ दिस। अनुशासन विकार के कारण बच्चे किस प्रकार के जोखिम में होते हैं? कानूनी समस्याएं, शैक्षिक समस्याएं, सामाजिक बहिष्कार या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अनुशासन विकार की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रारंभिक आक्षेप, दंड, उपेक्षा या ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अनुशासन विकार का अध्ययन करने वाले क्षेत्र कौन सा है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना कि अनुशासन विकार में अध्ययन करने वाले क्षेत्र मनोविज्ञान को माना जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 अनुशासन विकार के निदान में कौन सी साधन उपयोगी है? पहला ऑप्शन है चिकित्सीय साक्षात्कार, रक्त परीक्षण, एक्सरे या ऑप्शन डी है एमआरआई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य शारीरिक विकार जिसे आप सोमोटो फॉर्म डिसऑर्डर बोलते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अंत तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद आपका टॉपिक चेंज किए गए हैं और हर टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कोई आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, तो आपका 1 नंबर फ्री में चला जाएगा। इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि हर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करना। तो याद रखना क्वेश्चन 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। मानसिक और शारीरिक समस्याएँ दोनों होती है सामान्य शारीरिक विकार के अंदर। सामान्य शारीरिक विकास का मुख्य लक्षण क्या है? उदासी, शारीरिक लक्षण जिनका कोई चिकित्सीय कारण नहीं होता, सामाजिक अलगाव या ऑप्शन डी है अति उत्साह। तो क्वेश्चन 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सामान्य शारीरिक विकार किस आयु वर्ग में सबसे अधिक सामान्य देखने को मिलता है? बच्चों में, किशोरों में, वयस्कों में या ऑप्शन डी है बुजुर्गों में। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ये लक्षण आपके वयस्कों में देखने को मिलता है, जो कि आपका एज है, चाहे मेरा एज है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको सामान्य शारीरिक विकार देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, आपको बताना है कि सामान्य शारीरिक विकार का एक प्रकार कौन-सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। गर्मी बहुत है, ऐसे ही गला बार-बार सूख जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसका ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामान्य शारीरिक विकार के उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जहाँ भी आप केवल वर्ड देखोगे सबसे पहले आप उसे कट करोगे। बिल्कुल इसे पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं, जो कि काफ़ी आसान हो जाएगा आपके ऑप्शन चुनने में, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि हाइपोकोंड्रियोसिस में व्यक्ति को क्या चिंता होती है? सामाजिक अस्वीक्रियता का, गंभीर बीमारी होने का डर, वजन बढ़ने का डर या ऑप्शन डी है नींद की समस्या। तो याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डर होता है गंभीर बीमारी होने का, जो कि एक तरह का डिसऑर्डर है, जो कि बिना वजह उनको चिंतित होते रहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपको बताना है कि हाइपोकॉन्ड्रिसिस किस प्रकार की बीमारी है? शारीरिक, मानसिक, वायरल या ऑप्शन डी है जीव जंतुत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक तरह का मानसिक विकार है जो कि खुद से इंसान सोचने लगता है।
क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना है कि हाइपोकॉन्ड्रिसिस का मुख्य लक्षण क्या है? भूख की कमी, गंभीर बीमारी का भ्रम, वजन में वृद्धि या ऑप्शन डी अधिक सोना। तो याद रखना क्वेश्चन 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 हाइपोकॉन्ड्रिसिस का उपचार किससे किया जाता है? मतलब अगर आप हाइपोकॉन्ड्रिसिस से कोई इंसान ग्रसित है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है आपको ये बताना है। तो उसका इलाज हम मनोचिकित्सा से कर सकते हैं ऑप्शन बी। हाइपोकॉन्ड्रिसिस का निदान किसके आधार पे होता है? शारीरिक परीक्षण पे, मानसिक मूल्यांकन पे, रक्त परीक्षण या ऑप्शन डी है एक्सरे। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि हाइपोकॉन्ड्रिसिस एक मानसिक बीमारी है, तो उसका मूल्यांकन भी आपके मानसिक मूल्यांकन से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 है परिवर्तन विकार जिसे आप कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हो उसका लक्षण किसमें पाया जाता है? दृश्य हानि में, श्रवण हानि, मांसपेशियों में कमजोरी या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। और आपके पास 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसी एनर्जी से आप बने रहो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको लाइक करने में मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर आप लाइक करते हो, क्योंकि बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है। मतलब इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट रेडी करना जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए आने वाले क्लासेस में और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 है परिवर्तन विकार का मुख्य कारण किसे माना जाता है? आनुवंशिक, जैविक, मानसिक तनाव या ऑप्शन डी है संक्रमण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मानसिक तनाव। परिवर्तन विकार का अन्य नाम क्या है? तो मैंने कई बार बता चुका हूँ परिवर्तन विकार का अन्य नाम हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं ऑप्शन सी। परिवर्तन विकार का निदान कैसे किया जाता है? रक्त परीक्षण से, न्यूरोलॉजिकल परीक्षण से, मानसिक मूल्यांकन से या ऑप्शन डी या एक्सरे से। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा न्यूरोलॉजिकल परीक्षण से। अगला क्वेश्चन परिवर्तन विकार के उपचार में क्या शामिल किया जाता है? मनोचिकित्सा, दावा या शारीरिक चिकित्सा या ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है परिवर्तन विकार के लक्षण का कौन सा हो सकता है? अंधापन, पक्षघात, दौड़ा पड़ना या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से सभी। परिवर्तन विकार का मुख्य लक्षण आप किसे मानते हो? शारीरिक दर्द को, मानसिक दर्द को, शारीरिक लक्षण जो कि मानसिक तनाव के कारण होते हैं या ऑप्शन डी बुखार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवर्तन विकार का उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से सभी। परिवर्तन विकार के मरीज किस प्रकार की चिकित्सा से लाभान्वित हो सकते हैं? क्या समूह चिकित्सा से? ऑप्शन बी है व्यक्तिगत चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन से पहले प्लीज़ सारे लोग वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करो, उसके बाद आप क्वेश्चन 100 का राइट आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी तक हमने टोटल 38 मिनट में आप बोल सकते हो कि 40 मिनट के अंदर हमने टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। टॉप 100 क्वेश्चन बनाने में मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे टाइम लगे थे। तो प्लीज़ उस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगली वीडियो किस यूनिट पे आप देखना चाहते हो, उस यूनिट का नाम आप वीडियो खत्म होने के बाद सारे लोग कमेंट बॉक्स में आप बताना, जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा जिस यूनिट पे, सबसे पहले उस यूनिट को हम पहले टॉप 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के, तो सिलेबस जाकर आप पहले चेकआउट करो और सिलेबस में जाकर आप यूनिट का नाम देखकर बताओ कौन से यूनिट पे आप अगली वीडियो देखना चाहते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। आपको बताना है कि परिवर्तन विकार का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है तनाव प्रबंधन, नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो ये रहा आज का टॉप 100 क्वेश्चन और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप आपको सारे क्लासेस के अपडेट आपको मिल जाते हैं, प्लस जो भी टीचिंग रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं, आपका कोई भी वैकेंसी हो, चाहे आपका कोई भी अपडेट हो, एग्जाम रिलेटेड सारे पोस्ट वहाँ पे किए जाते हैं।
तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। और अगली वीडियो आप किस यूनिट पे देखना चाहते हो, जाकर सिलेबस को चेकआउट करो और सिलेबस में आप फाइंड करके बताओ कि कौन-सा यूनिट आप अगली वीडियो में देखना चाहते हो। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, जो कि अभी तक डेली कितने बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो सिर्फ 300 में, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। साथ में प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको टॉप 50 जो भी अभी आपको सीरीज़ चलाई जा रही है वीडियो का, जैसे टॉप 100, टॉप 50 कोई भी टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू, ये सब कुछ मिलेगा आपको 300 के अंदर। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए मेरा मुँह दुख गया है, प्लीज़ उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।